हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इजी स्टडी चैनल में। आज हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट माना जाता है, मगर आज आपको यहाँ से पढ़ने के बाद चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब अगर इंडस्ट्री बनी तो उसका क्या इतिहास है। इसका भी एक इतिहास है, क्योंकि एक टाइम पीरियड से इंडस्ट्री बनना शुरू हुई, एक टाइम पीरियड पे आके ख़त्म हो गई, सब अभी भी बन नहीं है। इसका एक इतिहास है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम मुख्यतः 5 हेडिंग्स कवर करेंगे। वो कौन सी हैं? बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब जब ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं हुआ था उसके पहले क्या था, तो इसको देखते हैं। जब इंडस्ट्रीज़ नहीं आई थी तो उसके पहले शहरों में ट्रेड गिल्ड्स हुआ करते थे, मतलब व्यापार संगठन हुआ करते थे। और जो वहाँ पे व्यापारी थे उनको वहाँ पे वो अपनी मोनोपोली करते थे। तो इसीलिए जो व्यापारी थे वो गाँवों की तरफ जाते थे, गाँवों में प्रोडक्शन होता था। ये था, तो क्या था, शहरों में भाई व्यापार तब भी होता था जब ये इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। तब क्या होता था, अलग अलग होता था। मतलब शहरों में व्यापार संगठन थे, तो जो मर्चेंट थे वो गाँव में जाके प्रोडक्शन कराते थे, मतलब गाँवों में घरों घरों में बांट देते थे काम, वहाँ पे लोग करते थे। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फैक्ट्री आ गई। इसमें प्रॉब्लम भी थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक घर में, जैसे गांव में 4 घर हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चारों में प्रोडक्शन हो रहा है, तो अलग अलग प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखने वाला जो होता था उसको चारों पे अलग अलग निगाह करनी पड़ती थी, तो टाइम बर्बाद होता था। तो इसी से ये प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ, फैक्ट्री आ गई, ये दिक्कत थी। तो इसको देखते हुए रिचार्ड आर्कराइट, 10 से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। रिचार्ड आर्कराइट ने एक फैक्ट्री बना दी। इनको देख के फिर यूरोप में बहुत सारी फैक्ट्रीज बन गई थी। अब क्या था, पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, मतलब जो ये इंडस्ट्रियल चेंज हुआ ये कितनी हद तक हुआ, ये था इसमें। तो इसमें क्या है, इसमें 4 पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे इस हेडिंग में, उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि जो कॉटन की इंडस्ट्री थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब जो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री थी वो आयरन की इंडस्ट्री से ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, मतलब उसमें यूनिफॉर्म नहीं था। और जो ये ट्रेडिशनल, जो मैंने आपको बताया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, ये थी। इसकी वजह से थोड़ा प्रोडक्शन कम कम हो रहा था। और जो ये थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, इसमें भी टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं थे, इसके लिए भी हो रहा था। और चौथी ये है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज धीरे धीरे आ रहे थे। 4 पॉइंट थे जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे हो रहा था। अब आते हैं हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, मतलब इसे हो तो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत हो गई थी। अब काम कराने के 2 सोर्स होते हैं, एक तो हाथ से या मशीन से। मशीन का उस वक्त भाप के इंजन हुआ करते थे, उससे। तो इसमें क्या था, सबसे पहले अगर आपको यूरोप में काम करना है तो उसमें वर्क सीजनल होते थे। जैसे जाड़ों में बोट में काम होता था, क्रिसमस के दिनों में किताबें बनाई जाती थी। और जो ये ऐसे मतलब सीजनल वर्क थे, अगर आपको काम करना है तो ये नहीं कि पूरा साल काम मिलेगा, थोड़े दिन मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। और जो अरिस्टोक्रेसी थी, मतलब जो अरिस्टोक्रेसी थी वो हैंड प्रोड्यूस गुड्स को पसंद करती थी, ये है। अब जब इतनी कठिन समस्या थी तो इसमें वर्कर्स की लाइफ क्या थी। अगर आपको यूरोप में जॉब चाहिए तो आपके कोई फ्रेंड्स वहाँ पे होने चाहिए। आप जाएंगे वहाँ पे, दोस्ती करेंगे, उनके साथ रुकेंगे, तब आप जॉब ढूंढ पाएंगे, वरना अकेले आप वहाँ पे जॉब नहीं ढूंढ पाएंगे। ऐसी लाइफ थी। वहाँ पे क्या होता है, एक बार स्पिनिंग जेनी मतलब स्पिनिंग जेनी एक मशीन थी जिसने लेबर की डिमांड को कम कम कर दिया था। तो जब स्पिनिंग जेनी फैक्ट्रीज में आने लगी तो लेबर की डिमांड कम होने लगी, तो औरतें जा के इसको तोड़ती थी कि मतलब हमको काम दो। ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात आती है, अब ये इस चैप्टर का एक पार्ट हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप हो चुका है। अब हमने देखा कि यूरोप में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। अब बारी आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, मतलब इंडिया में कैसे हुआ, क्योंकि इंडिया तो यूरोप की कॉलोनी था ब्रिटेन की। अब देखते हैं इंडिया में कैसे होता है।